हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 2 जून 2026 मंगलवार है। आज की न्यूज़ देखते हैं कि पहला न्यूज़ है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तय। आइए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग अंतिम रूप ले चुका है। गोयल ने कहा कि भारत ने अपनी सर्वोच्च शर्तें रखी हैं और यदि अमेरिका संतुष्ट है तो समझौते को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस समझौते में टैरिफ संबंधी मुद्दों को संबोधित करना और व्यापार की मात्रा बढ़ाना शामिल है, क्योंकि पहले की रिपोर्टों में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ की दबाव का संकेत दिया गया था। इस समझौते को अंतिम रूप देना भारत के आर्थिक संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण 99% काम पूरा हो चुका है और समझौते की शेष औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए 2 से 4 जून 2026 तक दिल्ली में बैठक निर्धारित की गई थी। गोयल ने आश्वासन दिया कि इस समझौते के तहत भारतीय किसान, लघु एवं मध्यम उद्यम सुरक्षित है। इस व्यापार घटनाओं के तहत अमेरिका ने भारत में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। देखते हैं अगला न्यूज़ देखते हैं कि भारतीय सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। आइए देखते हैं न्यूज़ के बारे में पूरी डिटेल्स के। भारत और म्यांमार सुरक्षा प्रतिज्ञा। म्यांमार ने वादा किया है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल भारतीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। म्यांमार अपने धरती के भारतीय सुरक्षा के लिए यूज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। उच्च स्तरीय बैठक या आश्वासन नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान दिया गया है। रणनीतिक प्रभाव। इस समझौते को क्षेत्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से सीमा सुरक्षा और विद्रोह पर अंकुश लगाने के संबंध में। यह मुख्य रूप से भारत और म्यांमार के बीच सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी सहयोग पर केंद्रित एक समाचार रिपोर्ट है। मुख्य बिंदु: सुरक्षा आश्वासन। म्यांमार ने भारत को भरोसा दिलाया है कि उसकी धरती का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक। यह बातचीत नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान हुई। द्विपक्षीय सहयोगी। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने, उग्रवाद से निपटने तक खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति जताई। सामरिक महत्व। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए म्यांमार के साथ मजबूत संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं न्यूज। ईरान और अमेरिका में किन मुद्दों पर फंसा है। ईरान और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दे पर फंसा है। आइए आगे बात करते हैं इसके बीच में। चयनित पाठ में ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहे तनाव पर चर्चा की गई, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विवाद के प्रमुख बिंदुओं में ईरान द्वारा यूरेनियम का उच्च स्तर तक संवर्धन करना शामिल है, जिससे अमेरिका परमाणु प्रसार के खतरे के रूप में देखा जाता है। ईरान द्वारा अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग करना शामिल है। यह लेख फारस की खाड़ी में तेल आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से होर्मुज जलद मरुमध्य में, जहां अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने जहाज रानी को प्रभावित किया है। हाल ही की घटनाओं में इन क्षेत्रों संघर्षों के संबंध में ईरानी नेतृत्व के साथ संवाद स्थापित करने के लिए भारत द्वारा किए गए राजनीतिक प्रयास शामिल है। यह समाचार के मुख्य रूप से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के 5 बड़े मुद्दों पेचों के बारे में विस्तार से बात करता है। इसका
मुख्य शीर्षक है ईरान और अमेरिका में किन किन मुद्दों पर फंसा है पेंच पेंच आइए आगे बात करते हैं। इस लेख में दिए गए मुख्य बिंदु दोनों देशों के बीच बीच विवाद के बजाय नीचे दी गई है कि यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम ईरान का रुख। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण कार्यों जैसे बिजली उत्पादन, चिकित्सा अनुसंधान के लिए है। वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत यूरेनियम संवर्धन का अधिकार चाहता है। अमेरिका का रुख। अमेरिका और उसके सहयोगियों जैसे इजराइल को डर है कि ईरान इस कार्यक्रम का आड़ में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की 14 सूत्रीय योजना, देखते हैं 14 सूत्रीय योजना। अमेरिका ने ईरान के सामने 14 शर्तें रखी जिन्हें ईरान स्वीकार करने से मना करता रहा है। शर्तें हैं कि इनमें यूरेनियम संवर्धन रोकना, संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को नष्ट करना, अपने परमाणु अस्त्रों की जांच की पूरी अनुमति देना शामिल है। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय प्रभाव। ईरान समर्थित समूह। अमेरिका को इस क्षेत्र में ईरान समर्थित सशस्त्र समूह की गतिविधियों और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर गंभीर आपत्ति है। तो अमेरिका इन गतिविधियों को क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा मानता है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का हिस्सा बताता है। प्रतिबंध। आर्थिक दबाव। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों के बीच गतिरोध और गहरा गया है। ईरान बातचीत के लिए इन प्रतिबंधों को हटाने की मांग करता रहा है। चौथी, प्रतिबंध और आर्थिक दबाव। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों के बीच गतिरोध और गहरा गया है। ईरान बातचीत के लिए इन प्रतिबंधों को हटाने की मांग करता रहा है। पांचवी है आत्मरक्षा का सवाल। आलेख के बीच का हिस्सा। ईरान का मानना है कि मिसाइल कार्यक्रम उसकी आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरी ओर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस बात पर नज़र रख रही हैं कि ईरान के पास मौजूदा संवर्धित यूरेनियम की मात्रा परमाणु बम बनाने के स्तर तक न पहुंचे। आगे बात करते हैं देश के 63 शहरों में बदला बारिश का स्वरूप। आइए इस न्यूज के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। इस समाचार पत्र की आईआईटी हैदराबाद और कोलोराडो विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन पर प्रकाश डाला है कि जिसमें दिखाए गए कि पिछले 120 वर्षों में भारत के 63 शहरों में वर्षा के पैटर्न में बदलाव आया है। शोध से संकेत मिलता है कि कुछ क्षेत्रों में अधिक तीव्र और भारी बारिश की घटना बढ़ रही है, जबकि अन्य शहरों में कुल वर्षा में कमी देखी जा रही है। इन परिवर्तनों से शहरी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आने, लंबे समय तक सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की खतरा बढ़ जाता है, जिसके लिए शहर विशिष्ट जलवायु रणनीतियों की आवश्यकता होती है। यह समाचार लेख भारत के 63 शहरों में बारिश के बदलते पैटर्न स्वरूप पर किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में है। आईआईटी हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। मुख्य निष्कर्ष। 120 वर्षों का बदलाव। पिछले 120 वर्षों में 1901 से 2022 में भारत के 63 प्रमुख शहरों में बारिश का तरीका पूरी तरह बदल गया है। अचानक बाढ़, सूखा, कई शहरों में अचानक और अत्यधिक भारी बारिश होने से बाढ़ खतरा बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर कई शहरों में मानसूनी सामान्य बारिश में भारी कमी आई, जिससे सूखे की स्थिति बन रही है। शहरीकरण का प्रभाव। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और कंक्रीट के निर्माण के कारण स्थानीय मौसम का मिजाज बदल रहा है। पड़ोसी शहरों के मौसम में भी अभी काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। अध्ययन की तकनीक शोधकर्ताओं ने अत्यधिक बारिश होने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और वही दूसरी ओर कई शहरों में मानसून और सामान्य बारिश में भारी कमी आई, जिससे सूखे की स्थिति बन गई है। शहरीकरण का प्रभाव। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और कंक्रीट निर्माण मौसम मिजाज की पड़ोसी निर्माण में काफ़ी ये देख लिए दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। अध्ययन की तकनीक। शोधकर्ताओं ने इस बदलाव को समझने के लिए वेब थ्रेशोल्डिंग नामक आधुनिक तकनीकी 30 से 55 की मूविंग विंडो का इस्तेमाल किया है। भविष्य की चेतावनी और उपाय। यह अध्ययन शहर की योजनाओं सिटी प्लानर के लिए एक चेतावनी है कि वे पुराने दर्रे पर मानसून प्रबंधन नहीं कर सकते। पुराने डर्रे। शहरों को बाढ़ और जल संकट से बचाने के लिए जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना होगा और पानी बचाने की रणनीतियों को बढ़ावा देना होगा।
आइए आगे बात करते हैं कि एक इंटरनेशनल न्यूज है, सर, युद्ध और यौन हिंसा, इजराइल व रूस बल काली सूची में। इस न्यूज के बारे में जानते हैं। संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा की आरोपों का विवरण दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से इजरायली और रूसी सेना को संयुक्त राष्ट्र ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने चल रहे संघर्षों के दौरान यौन हिंसा के मामलों में इन बलों को संलिप्तता को उजागर किया है। हालांकि इजराइल ने कथित तौर पर इस आरोपों को इनकार किया है, लेकिन रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय निकाय इन मामलों के संबंध में अपनी जांच को और मजबूत कर रहे हैं। इस समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुख्य शीर्षक युद्ध और यौन हिंसा, इजरायली व रूसी बल का काली सूची में है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र यूएन की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य बिंदु क्या है? काली रिपोर्ट में शामिल इतिहास में पहली बार इजरायली सुरक्षा बलों, रूसी सैन्य बलों के वैश्विक संघर्ष क्षेत्रों यौन हिंसा के लिए संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट काली में शामिल किया गया। कारण क्या है? रिपोर्ट में इजरायली बलों पर फिलिस्तीनी बंदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, यौन हिंसा या रूसी बलों पर यूक्रेन युद्ध के दौरान युद्धबंदियों व नागरिकों के खिलाफ यौन के आरोप लगाए हैं। संख्यात्मक विवरण 35 पन्नों के रिपोर्ट में कुल 12 देशों के 77 सरकारी और गैर सरकारी पक्षों को चिन्हित किया गया है। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में दुनिया भर के संघर्षों में इस तरह के मामलों की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अस्वीकृति, इजरायल और रूस दोनों पक्षों ने संयुक्त काली सूची में शामिल इतिहास में पहली बार इजरायल और सुरक्षा बलों में इसमें बात कर लिए। हाँ, अस्वीकृति, इजरायल और रूस दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आइए आगे बात करते हैं कि ताकतवर देशों के संतुलन की इबारत। इसलिए कि मैं नई दिल्ली में हालिया में आयोजित क्वाड्स के विशेष मंत्रियों की बैठक का विवरण देता है, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख विषयों में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा संकट का समाधान शामिल था, विशेष रूप से होर्मुज जलम मरुमध्य से संबंधित। इस शिखर सम्मेलन ने समुद्री विस्तारवाद को चुनौती देने और क्षेत्र में एक स्थिर नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त प्रयास का संकेत दिया है। यह छवि हिंदी भाषा में छपे एक समाचार पत्र के लेख को दिखाती है कि जो क्वाड्स शिखर सम्मेलन के बारे में यहाँ इस लेख का विस्तृत और मुख्य बिंदु का विश्लेषण दिया गया है। मुख्य शीर्षक ताकतवर देशों संतुलन की इबारत। यह शीर्ष संकेत देता है कि क्वाड समूह के माध्यम से भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक रणनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। ताकतवर देश कर रहे हैं, बात कर लें। जो क्वाड्स क्या है इसके बारे में बात करते हैं। यह 4 देशों का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समूह है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड्स में जो 204 देश हैं, भारत, अमेरिका से भारत, और से अमेरिका, और से ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में जापान। देखते हैं इसका मुख्य बिंदु। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सक्रियता, एक्टिविटी इन या इंडो पैसिफिक। लेख के अनुसार हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्वाड्स बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए इन चारों देशों का सहयोग आवश्यक हो गया है। खनिजों पर सहयोग, कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क जैसी पहलों पर चर्चा की गई है। यह सेमीकंडक्टर और बैटरी निर्माण में काम आने वाले महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है। नए बदलाव और चुनौतियाँ, न्यू चेंजेस एंड चैलेंजेस। लेकिन विशेषज्ञों जैसे पूर्व राजनीति के बयानों को शामिल किया गया है, जो बताते हैं कि क्वाड्स की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ये देश आपस में कितनी साझा समझ और इच्छा शक्ति दिखाते हैं, और समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर सहमति जताई गई। आइए आगे बात करते हैं कि एक खेल से रिलेटेड न्यूज है कि निशानेबाज में रचा इतिहास, ईशा ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता सोना। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया, स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने कुल 13वां हासिल की। अपने
जीत सुनिश्चित की और उन्हें 99 खेलों राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का उसने सफलता हासिल की है। इस राशि ने शैक्षणिक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और व्यावसायिक परीक्षा में सफलता प्राप्त। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होता नहीं, इसे पढ़ लेना इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। महाराष्ट्र लाडली बहन योजना से 80 लाख महिलाएं बाहर हो गई। आइए जानते हैं इस न्यूज के बारे में। महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना, महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के लगभग 80 लाख महिला को बाहर रखा गया है। बहिष्करण का कारण क्या है? इस बहिष्करण का प्राथमिक कारण ई-केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक नो योर सिस्टम प्रक्रिया को पूरा करने में विफलता है। ई-केवाईसी का प्रभाव आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार जहां शुरू में 2.6 मिलियन लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया गया था, वहीं केवल 1.7 मिलियन ने ही आवश्यक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की, जिसके कारण पात्रता में कमी आई है। समाचार पत्र क्लिप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के बारे में, जिसमें बताया गया कि अनिवार्य ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया अपर्याप्तता की वजह से लगभग 80 लाख महिलाएं योजना से बाहर हो गई हैं। मुख्य समाचार विवरण। लाभार्थियों की संख्या में भारी गिरावट। ई-केवाईसी की अंतिम समय सीमा 30 अप्रैल समाप्त होने के बाद योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर लगभग 1.7 करोड़ रह गई है। विपक्ष की आरोप। कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार और राकांपा एसपी नेता जयंत पाटिल सहित विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार गंभीर वित्तीय संकट फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है और फंड बनाने के लिए जानबूझकर महिलाओं को योजना से बाहर कर रही है। उनका कहना है कि इस योजना का उपयोग केवल 2024 के चुनाव में वोट पाने के लिए किया गया था। अपात्र घोषित होने के प्रमुख कारण प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार केवल ई-केवाईसी न होना ही बाहर होने का एकमात्र कारण नहीं है। मुख्य वजह को नीचे दी गई तालिका में समझा जा सकता है। कारण क्या है? प्रभावित महिला के आवेदकों की संख्या क्या है? ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करना, लगभग 50 से 55 महिलाएं हैं। वायु सीमा में अधिक होना, लगभग 12 लाख महिला वार्षिक आय सीमा से अधिक होना, लगभग 12 लाख महिला वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक आयकर दाता है। उम्र सीमा पार करना, लगभग 4.5 लाख महिलाएं 65 वर्ष की अधिकतम आयु की सीमा पार है। इन योजनाओं का दोहरा लाभ क्या है कि लगभग 5 लाख महिलाएं पहले से नमो सेतकरी योजना का लाभ ले रही है। पुरुष आवेदक, लगभग 14,000 पुरुष गलत तरीके से पंजीकरण कराने वाले पुरुष भी पकड़े हैं। सरकार का पक्ष क्या है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि योजना को बंद करने का कोई इरादा नहीं है और शुरुआत में महिला को त्वरित लाभ देने के लिए प्रमाणन सेल्फ सर्टिफिकेट के आधार पर शामिल किया गया था, लेकिन जनता के पैसे के सही उपयोग और सीएजी ऑडिट नियमों के तहत अब लड़ाई के दस्तावेजों की जांच की गई है। आगे हैं सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, संख्या बढ़कर 37 कर दी। आइए इस बार न्यूज़ के बारे में आगे देखते हैं। इस समाचार रिपोर्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवरण दिया गया है, जिससे न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृति न्यायाधीशों की कुल संख्या हाल ही में बढ़ाकर 38 कर दी गई है। नवनियुक्त न्यायाधीशों में इलाहाबाद, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाखों जैसे विभिन्न अन्य न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, संख्या बढ़कर 37। उच्च शिक्षक ब्यूरो। मुख्य समाचार विवरण। न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़ाकर 37 हो जाएगी। स्वीकृति संख्याओं से तुलना यह संख्या बढ़ाई गई है। स्वीकृत संख्या 38 से अब सिर्फ 1 कम है। विशेष बॉक्स में भी यही बात दोहराई गई है, यह संख्या बढ़ाई गई। स्वीकृत संख्या 38 से 1 कम है। अधिसूचना केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा सोमवार को सुबह जारी अलग अलग अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति की गई है। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के नाम। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए गए 5 मुख्य न्यायाधीशों इस प्रकार हैं। न्यायाधीश पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश पीवी संजय कुमार मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश मनोज मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इस न्यायाधीशों को शपथ लेने पदभार ग्रहण करने के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या औपचारिक रूप से 37 हो गई है। इन न्यायाधीश पृष्ठभूमि एवं वितरण। कानून में संशोधन। सरकार ने पिछले महीने एक कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था। इसके तहत प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 से बढ़कर 38 कर दी गई है। रिक्त पद। न्यायालयों में पहले से ही 2 पद खाली थे। स्वीकृत संख्या बढ़ाए जाने के बाद शीर्ष अदालत में कुल रिक्त पद 6 हो गए थे। वर्तमान सोमवार को हुई 5 नियुक्तियों के बाद अब उच्चतम न्यायालय में केवल 1 पद रिक्त रह जाएगा।
त्वरित निर्णय। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 27 मई को इन 5 नामों सिफारिश की गई थी। मात्र 4 दिन के भीतर भारत सरकार द्वारा नियुक्ति कर दी गई। ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता। आइए इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं। यह समाचार लेख भारत ओमान व्यापक आर्थिक समझदारी समझौते IPA के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट करता है। मुख्य विवरण क्या? यह समझौता आधिकारिक तौर पर 1 जून 2026 को लागू किया था। व्यापारिक लाभ। भारत को अपनी 58.08% टैरिफ लाइनों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है, जिसमें ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात शामिल है। ओमान को मिली रियायतें। ओमान को भारत की 77.79% टैरिफ लाइनों को शुल्क में रियायतें प्राप्त है। हस्ताक्षरकर्ताओं इस समझौते पर दिसंबर 2025 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग निवेश संवर्धन मंत्री केसबीर मोहम्मद अल यूसुफ ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षरकर्ता दोस्तों, आइए जानते इस न्यूज़ के डिटेल्स के बारे में। यह समाचार लेख भारत और ओमान के बीच व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते यानी मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बारे में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार यह ऐतिहासिक समझौता 1 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। मुख्य बिंदु और मुख्य आंकड़े आइए जानते हैं कि शुल्क पहुंच जीरो ड्यूटी एक्सेस समझौते के तहत ओमान में भारत के 98% निर्यात उत्पाद श्रेणियों के टैरिफ लाइन को पूरी तरह शुल्क मुक्त जीरो ड्यूटी प्रवेश मिलेगा, जो मूल्य के आधार पर भारत के कुल निर्यात 99.38 कवर करता है। भारत द्वारा निर्यातों के बदले में भारत के ओमान से 77.79 उत्पादों का आयात शुल्क कम या समाप्त करेगा, जिससे ओमान लगभग 95% निर्यात लक्ष्य को लाभ होगा। लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्र। इस ऐतिहासिक कदम से कपड़ा, टेक्सटाइल, रत्न, आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उद्योगों जैसे घरेलू श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यातकों को खाड़ी देशों में बड़ी बढ़त मिलेगी। पेशेवर गतिशीलता। प्रोफेशनल मोबिलिटी। IT, मेडिकल, शिक्षा, इंजीनियरिंग क्षेत्र के भारत पेशेवरों के लिए ओमान में काम करने के अवसर बढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्टर सेवा प्रदाताओं के ठहरने की अवधि को 4 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। व्यापारिक गति। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2025-26 में $11.18 अरब पहुंच चुका है। इस समझौते के बाद इसमें भारी उछाल की उम्मीद है। अब चाहे तो इस तरह समझौते की विस्तृत जानकारी इतना पर पढ़ सकते हैं। यदि आप इस समझौते से संबंधित किसी विशेष विषय पर अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया भारतीय फार्मास्यूटिकल्स या MSME क्षेत्र पर होने वाले विशिष्ट प्रभाव। पश्चिम एशिया और CGG बाजारों के लिए ओमान एक रणनीतिक पेशेवर गेटवे कैसे बनेगा? पेशेवर के लिए ओमान में काम कर रहे अवसर बढ़ने और कॉन्ट्रैक्ट सेवा प्रदाताओं को ठहरने की अवधि को 4 साल से अधिक बढ़ाया गया है। दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार के लिए समझौते के राजनीतिक महत्व। आइए आगे बात करते हैं। GST संग्रह में 1.94 लाख करोड़ रुपए के पार हो गए। आइए इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स में करते हैं। लेख में बताया गया है कि माह के लिए भारत का वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 1.94 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो 3.2% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं को बेहतर आपूर्ति के साथ साथ आयात में वृद्धि के कारण हुई है। हालांकि यह संक्षिप्त विवरण मई के आंकड़ों पर केंद्रित है, लेकिन अप्रैल 2026 में हुई कमाई रिकॉर्ड 2.43 लाख करोड़ तक पहुंच गई। आइए इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स जानते हैं। भारत के सकल माल एवं सेवा कर GST संग्रह से संबंधित, जिसमें मई महीने के रिकॉर्ड तो राजस्व आंकड़ों में जानकारी दी गई है। नीचे दी गई जानकारी के प्रमुख वित्तीय आंकड़ों और तथ्यों के सारांश प्रस्तुत किया गया है कि प्रमुख GST आंकड़े दी गई हैं कि विवरण के कुल सकल GST संग्रह 1.94 लाख करोड़ से अधिक है। इसके बारे में बात कर लें। अधिक है। सालाना वृद्धि पिछले वर्षों की इसी महीने की तुलना में 3.2% तक वृद्धि की गई। केंद्रीय GST 37,307 करोड़ हो गए हैं, जबकि राज्य GST
45,193 करोड़ हो गए, जबकि एकीकृत जीएसटी 51,992 करोड़ हो गए, जबकि मई 2023 का संग्रह ये 1.51 लाख करोड़ था की तुलना में राज्य जबकि 45,100 करोड़ हैं, जबकि एकीकृत जीएसटी 51 करोड़। मई इसके बारे में बात करें तो राजस्व वृद्धि के मुख्य कारण, इसका राजस्व वृद्धि के मुख्य कारण क्या है कि घरेलू आपूर्ति में सुधार वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति में लगातार वृद्धि, मजबूत आयात संग्रह, आयात से मिलने वाले कर संग्रह में निरंतर बढ़ोतरी। मई महीने में आयात से आई जीएसटी संग्रह 15.1% बढ़कर 39,434 करोड़ रहा है। औद्योगिक की मजबूती, वस्तुओं 26.5% वृद्धि और सेवाओं 42.2% वृद्धि, दोनों क्षेत्रों के कर संग्रह में भारी तेजी आई है, जो देश के मजबूत औद्योगिक विकास और घरेलू खपत की मजबूती को दर्शाती है। औद्योगिक उत्पाद वृद्धि दर घटकर 4.9% पर। आइए इस न्यूज के बारे में डिटेल से जानते हैं। इस हिंदी समाचार पत्र की भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर घटकर 4.9% हो गई है। यह अप्रैल 2025 में दर्ज की गई 5.7 की वृद्धि से गिरावट है। इस गिरावट का कारण वैश्विक संकटों से चलते ऊर्जा क्षेत्र में धीमी वृद्धि, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के लिए आधार वर्ष को अद्यतन करके 2022 से 23 कर दिया गया है। आइए इस न्यूज के बारे में डिटेल से जानकारी देखते हैं। डिटेल्स के बारे में भारतीय औद्योगिक उत्पादन वृद्धि से संबंधित जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा श्रृंखला बेस ईयर 22 से 23 के तहत जारी किया है। प्रमुख विवरण नीचे दिए गए बिंदुवार दिए गए हैं। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल 2026 में देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर सालाना आधार पर 4.9% दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष अप्रैल 2025 के 5.7% के मुकाबले कम है। मुख्य कारण पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट संकट के चलते ऊर्जा क्षेत्र में सुस्त वृद्धि के कारण औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार धीमी हो गई। नया आधार वर्ष मंत्रालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार 2011-12 से बदलकर 22 या 23 कर दिया गया। इस नई श्रृंखला का पहला आधिकारिक डेटा विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 6.2% की वृद्धि दर्ज हुई है। बिजली इलेक्ट्रिसिटी इसमें 5.9% की बढ़त देखी गई है। खनन, माइनिंग और उत्खनन क्षेत्र में 5.1% की गिरावट दर्ज की गई है। और सूचकांक आंकड़े अप्रैल 2026 के लिए ये त्वरित अनुमानित 118.9 रहा है, जो पिछले साल के 113.1 से अधिक है। अमेरिका ने ईरानी सैन्य स्थलों पर बमबारी की, कुवैत पर हुए ड्रोन व मिसाइल हमले। आइए पश्चिमी एशिया संघर्ष युद्ध विराम की स्थिति बनी हुई। आइए इस न्यूज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। पश्चिमी एशिया में बढ़े तनाव या सैन्य टकराव की खबरों के बारे में जानते हैं कि मुख्य समाचार बिंदु। अमेरिका ने ईरानी सैन्य स्थलों पर बमबारी की, कुवैत पर हुए ड्रोन व मिसाइल हमले। उच्च शीर्षक सब पश्चिमी एशिया संघर्ष युद्ध विराम की स्थिति की बनी नाजुक। मुख्य विवरण देखते हैं। तनाव में बढ़ोतरी। समाचार के अनुसार अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों का निशाना बनाकर बमबारी की। इसके तनाव में बढ़ोतरी। समाचार के अनुसार अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बमबारी। इसके अतिरिक्त कुवैत मिसाइल हमले किए। दावे और प्रति दावे। ईरान का रुख क्या है? ईरान के मीडिया और अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में कोई बड़ा नुकसान या हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने अमेरिकी विमानों को खदेड़ने और जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। अमेरिका का रुख। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार उन्होंने रात के समय ईरान के ठिकानों पर हमले किए। सुरक्षात्मक कार्रवाई के तहत ईरानी ड्रोन को मार गिराया। वैश्विक प्रभाव। इस बढ़ती टकराव और हमलों के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा, तेल, गैस की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आइए जानते हैं अगला न्यूज की होर्मुज़ के पूर्व और लाल सागर से होकर गुजरने वाली नौवहन सेवा में बढ़ोतरी। इस न्यूज के बारे में डिटेल जानते हैं। यह समाचार लेख होर्मुज़ के पूर्व लाल सागर रेड सी से होकर गुजरने वाली भारतीय नौवहन सेवा में बढ़ोतरी के बारे में। लेख में दी गई मुख्य बातें इस प्रकार हैं। नौवहन सेवा में वृद्धि। पश्चिमी एशिया में तनावपूर्ण समुद्री स्थिति के बावजूद होर्मुज़ के पूर्व लाल सागर से होकर गुजरने वाले शिपिंग सेवा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संख्या में बढ़ोतरी। जहां फरवरी में संख्या 127 थी, वही अप्रैल में बढ़कर 237 और मई में 240 शिपिंग सेवाएं दर्ज की गई है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। कोई अप्रिय घटना नहीं। पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों या भारतीय चालक दलों वाले विदेशी जहाज़ों से जुड़ी किसी भी घटना का खबर सामने नहीं आई है।
सुरक्षित वापसी सहायता नौवहन निर्देशालय डीजी शिपिंग के ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में अब तक 2446 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है, और इसमें पिछले 72 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न बंदरगाह हैं। खाद्यान्न और घरेलू आपूर्ति अंतर मंत्रालय बैठक के दौरान अधिकारियों की पुष्टि की गई है कि सरकार ने खाद्यान्नों का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखा है और घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए नियमित आयात और घरेलू उत्पादन की लगातार समीक्षा की जा रही है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं न्यूज़ के बारे में कि मानसून के 2-3 दिन में केरलम पहुंचने की संभावना है। मानसून की 2-3 दिन में केरलम पहुंचने की संभावना है। इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से जानते हैं। मानसून आगमन या पूर्वानुमान 2026 समाचार लेख भारत दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन उसके पूर्वानुमान से संबंधित है। मुख्य बिंदु नीचे देखते हैं। केरल में आगमन 2-3 दिन में मानसून के केरल पहुंचने की पूरी संभावना है। समान स्थिति आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल तक दस्तक देता है। मुख्य समाचार केरल में आगमन अगले 2-3 दिन में मानसून के केरल पहुंचने की पूरी संभावना है। समान स्थिति आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल तट पर दस्तक देता है। अनुकूल परिस्थितियां मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल है। बारिश का पूर्वानुमान जून से सितंबर 2026 समान से अधिक बारिश। देश के अधिकांश हिस्सों में इस साल समान से अधिक मानसून वर्षा होने की अधिक संभावना है। कम बारिश होने वाली क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में समान से कम बारिश हो सकती है। दीर्घकालिक औसत इस साल वर्षा दीर्घकालिक औसत 106% रहने का अनुमान है। श्रेणी के आधार पर संभावनाओं का प्रतिशत। मौसम विभाग ने मानसून की विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नलिखित संभावनाएं जताई। मानसून की श्रेणी औसत प्रतिशत 110 से अधिक जैसे होने वाली संभावना 34%। श्रेणी के आधार पर संभावनाओं का प्रतिशत। मानसून विभाग ने मानसून की विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नलिखित संभावनाएं जताई है। मानसून की अत्यधिक मानसून औसत प्रतिशत 110 से होने वाली संभावना 34 हो गया है। सामान्य से अधिक 105 से 110 24% होने वाली संभावना है। जैसे समान मानसून से 96 से 104% 16% समान होने की संभावना है। समान से कम 90 से 95% 20% कम होने की संभावना है। सूखा 90 से कम 6%। भारत में मौसम का हाल। पश्चिम विक्षोभ 3 जून से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके बारे में चर्चा कर लिए। 3 जून को पश्चिम भारत में एक नई पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। तापमान उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में आंशिक गिरावट होने की गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। थैंक यू दोस्तों, आज का न्यूज था। अब अगले दिन देखते हैं अगली न्यूज। थैंक यू दोस्तों।